नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। 30 अक्टूबर को होने वाले एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया को लेकर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। कर्मचारियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनें देकर पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया जाएगा। एलनाबाद एरिया में 211 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 121 बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण सुनिश्चित करने के लिए सभी 211 बूथ पर वेबकास्टिंग के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी। इन बूथ पर लोकल पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा सके। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। महिला मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एलनाबाद शहर में पिंक बूथ भी बनाया गया है और इस पर सभी महिला अधिकारी की ड्यूटी रहेगी। पोलिंग पार्टी को भी ट्रेनिंग दी गई है और फाइनल ट्रेनिंग के बाद पोलिंग बूथ के लिए सभी को रवाना कर दिया जाएगा। तो एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कल मतदान होना है और इसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। एलनाबाद उपचुनाव के लिए मतदान कल है और 2 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। 211 बूथ मतदान प्रक्रिया के लिए बनाए गए हैं। कल जब वोटिंग होगी तो 2 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। पोलिंग पार्टियों को जो है ट्रेनिंग भी दी गई है और दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। 211 बूथ इसके लिए बनाए गए हैं। कल वोटिंग होगी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी साख इस समय दांव पर लगी हुई है। कल यानी 30 अक्टूबर को होने वाले एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने हरियाणा के सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त नजर आई। चुनाव प्रभारी सुभाष बराला ने गठबंधन के प्रत्याशी की जीत का दावा किया। वहीं जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने उपचुनाव को लेकर इनेलो को आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस तो मैदान में है ही नहीं, मुकाबला सिर्फ गोविंद कांडा और अभय चौटाला के बीच है। वो अहंकार हमारे साझे गठबंधन के प्रत्याशी में कहीं नहीं दिखता। एक समाज सेवी व्यक्ति, सबको साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति गठबंधन ने मैदान के अंदर उतारा। ये बात पूरी तरह से सत्य स्थापित होती दिखाई दे रही है कि हमारा गठबंधन का प्रत्याशी एलनाबाद विधानसभा की जो जनता है उसने उसको स्वीकार किया है और जब परिणाम आएगा तो यहां की जनता का गढ़ एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा के सामने। इस्तीफा देने से पहले जो ये कहते थे कि जब तक कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी समस्याओं से निजात नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देखूंगा। उन्हें थोड़े दिनों में दहलीज फिर दिखाई देने लगी और घमंड में आकर के जो ये कहते थे कि मैं तो मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए भी नहीं जाऊंगा एलनाबाद में, उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1-1 बजे तक लोगों के दरवाजे पे नाक रगड़ने का काम भी किया। तो लोगों ने एक निर्णय कर लिया कि इस घमंड को चकनाचूर करके सरकार की विकास की नीति से जुड़ने का काम। कांग्रेस तो बहुत नीचे जा ली। पूरा वोट 1.5 लाख मोटा मोटा अंदाजा के पोल होगा। अगर उसमें 25,000 से कम वोट आते हैं तो 1/6 से अगर कम वोट आता है तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। कांग्रेस तो उस नंबर पे चलेगी। फाइट है बीजेपी जेजेपी के कंबाइंड कैंडिडेट में और आईएनएलडी में। इश्यू जो था वो इश्यू पे तो चुनाव हो ही नहीं रहा। इश्यू तो यह था कि विधानसभा से जब इस्तीफा दिया कि मैं तब तक विधानसभा में नहीं आऊंगा जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, तो मैं समझूं उसे कोई इश्यू बनाए तो।
हरियाणा के शुगर मिलों में इथेनॉल की प्रोडक्शन समेत गन्ना पेराई को लेकर हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल से एएनबी न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने खास बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने एलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत का दावा किया। मिलों को मुनाफे में लाने के लिए प्रदेश सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके तहत शुगर मिलों में चरणबद्ध तरीके से एथेनॉल की प्रोडक्शन की जाएगी। पहले मिल शाहबाद में शुरू होगी। हमारे साथ इस समय सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हैं, उनसे जानेंगे कि इस दफ़े गन्ने की पिराई को लेकर और गन्ना उत्पादन किस तरह क्या स्थिति है और एथेनॉल की जो मिल्स लगने वाली हैं वो कब तक लगेंगी, इससे कितना बड़ा लाभ होगा। इनसे इसके साथ साथ प्रदेश सरकार के गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे होने पर भी इनसे बात करेंगे और अन्य राजनीतिक मामलों पर भी इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि आप लोग जो एथेनॉल प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि शुगर मिलें लगातार एक घाटे का कारण रही हैं और ये एक लंबे समय से ऐसा ही है, एथेनॉल कितना बड़ा जो है एक वो बन के आएगा सामने? देखो, जिस तरह से शुगर मिल्स में सिर्फ चीनी बनती है तो उससे मतलब घाटा पूरा नहीं हो सकता और जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो सकते। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि भाई इसको और कुछ भी शुरू करें और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर गुड़ भी बनाया हमने और 3 मिलों में कैथल, महम और पलवल के अंदर। इसी तरह शाहबाद के अंदर इथेनॉल प्लांट लग रहा है और उसका उद्घाटन नवंबर के लास्ट वीक तक हम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करवाएंगे। और दूसरी हमारी शुगर मिल्स हैं, उनके अंदर भी हम जैसे पानीपत है, करनाल है और जो रोहतक है, इनमें भी आगे अगली जो हमारा क्रशिंग सीजन आएगा उसमें इथेनॉल प्लांट के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इथेनॉल प्लांट लगाए जाएं। और जो हमारा शाहबाद का जो इथेनॉल प्लांट है वो 60 KLPD का है, इसकी भी क्षमता हम बढ़ा। चुनाव का क्योंकि अब प्रचार भी थम गया है और वोटिंग की पूर्व संध्या पर हम बात कर रहे हैं, आपका इसको लेकर क्या दावा है? देखो, जिस तरह से मैं भी चुनाव में गया था और मैं भी कई गांवों में जाके आया, तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में जो विश्वास है कि भाई विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हमारी रही है पिछले 7 साल से, उसमें काफ़ी विकास हुआ है। विश्वास है कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का उम्मीदवार गोविंद कांडा हैं वो निश्चित तौर पर ये सीट निकालेंगे और भारतीय जनता पार्टी वहाँ कमल खिलाएगी। शुक्रिया। तो ये हैं डॉक्टर बनवारी लाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो शुगर मिलों के घाटे को दूर करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो गठबंधन सरकार के 2 साल हैं जहाँ उपलब्धियाँ हुई हैं, वहीं कोविड और किसान आंदोलन एक बहुत बड़ी चुनौतियों के रूप में सरकार के सामने आए। और इसके साथ उन्होंने ये भी दावा किया मतदान की पूर्व संध्या पर कि भाजपा एलनाबाद का चुनाव जीतेगी। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एलनाबाद उपचुनाव पर बोलते हुए प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि जनता जागरूक है और हर व्यक्ति सोचकर वोट डालता है। इसके अलावा बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि एलनाबाद में गोविंद और अभय चौटाला के बीच कड़ा मुकाबला है और बड़े अंतर से बीजेपी की ही जीत होगी। सरकार ने 7 सालों में समान विकास किया है और किसानों के हित में सरकार ने काम किया है। उधर किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने एक बयान जारी कर एलनाबाद के लोगों से कहा है कि उपचुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। हरियाणा के वोटर्स को निवेदन है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसी पार्टी को सपोर्ट करने का फैसला नहीं किया। आपको अगर कोई गलतफहमी। हरियाणा और अफ्रीका के बीच राजनयिक और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए शुरू हुए 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 के पहले दिन 28 अक्टूबर को दोनों पक्षों के बीच प्रचलित सांस्कृतिक संबंधों को समझने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पंचकुला में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और उसके बाद रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अफ्रीका राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ रात्रि भोज किया और कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि
हरियाणा देश का पहला राज्य है जो इस तरह का कॉन्क्लेव आयोजित कर रहा है और आप सभी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी इस प्रकार के कॉन्क्लेव आयोजित करने के लिए हरियाणा की इस पहल की सराहना की है। कॉन्क्लेव में होने वाले विभिन्न सत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के लिए विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। मिलावटखोर त्योहारों के मिठास में लोगों की सेहत के लिए खतरनाक जहर घोलने की तैयारी में लगे हुए हैं। दिवाली के मौके पर होने वाली मिठाई की भारी बिकवाली का फायदा उठाने के लिए बड़ी मात्रा में नकली मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में करनाल में सीएम फ्लाइंग टीम ने नकली दूध से मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गांव बस्सी अकबरपुर में एसएम डेयरी के नाम से चलाई जा रही फैक्ट्री में बड़े स्तर पर मिठाइयों का निर्माण किया जा रहा था। खुलासा हुआ है कि मिठाई बनाने में नकली दूध का प्रयोग किया जा रहा है। इस नकली दूध को मिल्क पाउडर और रिफाइंड को पानी में घोलकर तैयार किया जाता है। छापेमारी करने पहुंची टीम ने अपने सामने नकली दूध तैयार करने की प्रक्रिया को खुद देखा। तो कैसे क्या कार्रवाई आज की? फैक्ट्री आइडेंटिफाई की गई है गांव बस्सी में, तो हम मौके पर पहुंचे हैं और हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करे हैं जो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनके हम सैंपल ले रहे हैं, सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ भेजेंगे और जैसी रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। किस चीज की फैक्ट्री और क्या क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है? ये यहाँ पे मिल्क मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रीम, मिल्क केक, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पनीर, लड्डू, ये सब मिठाइयाँ बना रहे हैं। काफी मात्रा में बल्क है इनके पास पूरा सामान, वो बना रहे हैं और उसके हम सैंपल ले रहे हैं, सैंपल की जांच करेंगे। तो जिस तरह से बात आ रही है कि नकली दूध तैयार हो गया, ऐसा कुछ है? तो लैब पुष्टि करेगी इस बात की। हम लैब में जांच के लिए भेजेंगे, लैब उसकी पुष्टि करेगी, जो भी रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं यहाँ से? यहाँ पे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पनीर, लड्डू, देसी घी, वनस्पति घी, करीम, मिल्क केक और मिल्क पाउडर की भी मात्रा है? हाँ, मिल्क पाउडर से मिल्क बना रहे हैं जी। तो एक ये कोई लाइसेंसिंग वगैरह कुछ ऐसा कुछ है? लाइसेंस इन्होंने दिखाया है मुझे, जो कि 2027 तक वैलिड है इनके पास। जी। तो आगामी क्या एक्शन है? रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बाकी ये जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जीएसटी वगैरह, वो चेक करेंगे। तो सर जो माल यहाँ पर बना हुआ है, बड़ी मात्रा है, तो ऐसे में इसको लेकर क्या कार्रवाई रहेगी अभी? नहीं, जो माल बना हुआ है सबके सैंपल लिए जाएंगे और सबकी जांच करवाई जाएगी। नहीं, सैंपलिंग तो सर होगी, क्या ये बिक्री के लिए बाजार में जाएगा? नहीं, बिक्री के लिए नहीं सर, अगर इसमें कोई अनियमितता पाई गई। एक सेकंड सर, आप बताएं। हाँ, ऐसा है, इसको अभी हम अपने उसमें लेंगे और इसकी जांच करवाएंगे, जांच के अनुसार निर्णय होगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर धरनारत निहंगों के जत्थे में शामिल निहंग सिख की शुक्रवार सुबह मौत हो गई। वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे। वे यहां निहंग बाबा बलविंदर सिंह के साथ रह रहे थे और फरवरी 2021 से लगातार धरने में शामिल थे। शव को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। 95 वर्षीय सोहन सिंह पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। बताया गया है कि पिछले 3 से 4 दिनों से उनकी हालत ठीक नहीं थी और वे लगातार बीमार चल रहे थे। गंभीर जी, किस तरह से क्या हो गया? ये यहाँ किसान आंदोलन में आए हुए थे। क्या नाम था? ये सोहन सिंह गुरदासपुर से हैं ये, और 95 साल की एज है। इनकी बीमारी चल रहे थे हफ्ते 10 दिन से, बीमारी के कारण गुजर गए। हाँ, बीमारी के कारण। अच्छा, शव को अभी पोस्टमार्टम के लिए है ना, परिजन आ रहे हैं, उनके हवाले कर दिया। चलो ठीक है। धर्मदेव सिंह जी, क्या नाम है जी आपका? मनजीत सिंह है जी। कहाँ से आए? पंजाब ਦੇ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। अच्छा बताओ, क्या नाम था और कैसे क्या हो गया? कहाँ आया हुआ था? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਮਰੀਦਕੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ भी गुरदासपुर है जी। हाँ जी। अच्छा, क्या नाम था और कितनी उम्र थी, कैसे क्या हो गया? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਏਜ 95 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ। अच्छा, कहाँ आया हुआ था ये? ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੀ। अच्छा, कितने दिनों से आया? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਡਰਾਂ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਨਿਰਵੈਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। अच्छा, कैसे गुजर गया फिर? ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5:30-6 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। किसानों के आंदोलन स्थित दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर एक लेन खोलने के बाद अब दिल्ली पुलिस यूपी गेट पर भी ऐसा ही कर रही है। दिल्ली पुलिस के जवान शुक्रवार सुबह से ही गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड हटवा रहे हैं। पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने की पुष्टि की है और ये बताया जा रहा है कि प्रियंका कश्यप ने कहा है कि फिलहाल हम NH9 खोल रहे हैं, इसके बाद NH24 को भी खोला जाएगा। उधर दिल्ली हरियाणा की टिकरी बॉर्डर पर भी रोहतक रोड के एक हिस्से को दिल्ली की ओर से साफ किया जा रहा है। टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने के बाद दिल्ली से यूपी और हरियाणा के बीच सफर करना आसान हो जाएगा। और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं टिकरी बॉर्डर की, जहां से बैरिकेड आज हटाए गए हैं और दोबारा से टिकरी बॉर्डर का ये रास्ता खोला गया है। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार 11 महीने से यहां आंदोलन करते आ रहे थे। रेवाड़ी शहर के दिल्ली रोड पर लोगों ने जाम लगा दिया। पुलिस लाइन के पास करीब 20 मीटर का टुकड़ा पिछले 1.5 साल से टूटा हुआ था, जिसकी वजह से गड्ढों में फंसकर आए दिन लोग चोटिल हो रहे थे। साथ ही आसपास घरों में रहने वाले लोगों का धूल मिट्टी के कारण दम घुटने लगा है। जाम की सूचना के बाद रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव भी लोगों के बीच पहुंचे। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से तहसीलदार और मॉडल टाउन थाना प्रभारी पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि इसका टेंडर छोड़ दिया गया है, जल्द ही सड़क को ठीक कर दिया जाएगा। यहाँ रोड की समस्या है, यहाँ 4 लोग तो मर चुके हैं और रही बात जो यहाँ रह रहे हैं, आप देख सकते हो इतना गर्दा हमारे अंदर जा रहा है। हमारा गड़ो है, इससे बोला नहीं जा। अब ये आके ऐसे बेला फुसला के चले जाएंगे कि टेंडर का टाइम देते हैं, ये करते हैं। हमें को कोई नहीं पता क्या टेंडर का टाइम है क्या नहीं है, हमें ये बता दो, उस दिन से बनाना शुरू कर देंगे बस। कितने दिनों से समस्या बनी हुई है? 1.5 साल तो होगी नहीं, वैसे तो 2 साल से है ये। अभी 4 लोग मरे, बारिश में यहाँ 4 लोग मरे हैं। झज्जर के गांव में एक प्रवासी मजदूर की गला घूंटकर हत्या कर दी गई। हत्या किए जाने के पीछे क्या कारण रहे, हत्या करने वाले कौन हैं, इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस इस समय छानबीन कर रही है और मृतक के शव का पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया है। मृतक की पहचान शंभू मंडल निवासी बिहार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार कुछ रोज पूर्व बिहार का रहने वाला शंभू मंडल यहां झज्जर के गांव भूरावास में धान की कटाई के लिए मजदूरी करने आया था। उधर पुलिस मामले को हर पहलू से जोड़कर देख रही है और अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ये सब बिहार का है, धान कटाई के लिए आया था महीना पहले और मजदूरी करया करता। जो इसकी मौत
प्रणा का गला घोट के ने और कर रखी है। इसकी मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश जारी है। तो क्या नाम है मरने वाले का? मरने वाले का है शंभू मंडल। यहाँ पर कहाँ पर घटना हुई है? ये बुढ़ावास गांव खेतों में। कब मामला? ये कल की बात। और खेत में मिले? हाँ जी, खेत में डेड बॉडी मिली चारपाई पर, जैसे कि बंद मकान था उसका आगे बरामदा पोर्च के नीचे चारपाई। किसकी शिकायत में मामला दर्ज किया गया सर? 302 के तहत मामला दर्ज कर दिया, जांच तफ्तीश। नूंह के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने अपने कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले को अपराध मुक्त करने की उनकी पहली प्राथमिकता है। जिले में किसी प्रकार के अपराध को सहन नहीं किया जाएगा। जिले में कई तरह के जघन्य अपराधों की खबर मिली है। किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा। जिला पुलिस किसी प्रकार के अपराध से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि लोगों को समय पर न्याय दिया जाएगा। जिले के साथ मिलती राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। है मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पर मेवात को अपराध मुक्त करना है और यहाँ जितने भी प्रकार की गलत गतिविधियाँ चल रही हैं, आपराधिक गतिविधियाँ चल रही हैं, उस पर कड़ा शिकंजा कसकर और जल्द से जल्द निपटारा करके मेवात की जनता को न्याय दिलाना है। तो कुछ हमारे जो पड़ोसी ज़िले होंगे जैसे कि भिवाड़ी है, अलवर है और इधर पलवल है, तो इन सभी से हमारा पूरा तालमेल बिठाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा और साथ ही साथ हम इंटर स्टेट नाकाज लगाकर और अपनी गश्त को बढ़ाकर। और अंबाला में मानव तस्करी की सूचना पर छठी बार कर्मभूमि एक्सप्रेस में छापामारी की गई। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर जैसे ही अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो 5 विभागों के लगभग 30 कर्मचारियों ने 6 अलग अलग कोच को घेर लिया और ट्रेन में सफर कर रहे 17 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया। इस दौरान आधार कार्ड देखने के बाद बालिग होने पर 3 को छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार मानव तस्करी में शामिल मुख्य आरोपी बंगाल निवासी अलाउद्दीन को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं कर्मभूमि एक्सप्रेस से रेस्क्यू किए गए 17 बच्चों के संबंध में डीडीआर दर्ज की गई है। एक अन्य व्यक्ति के संबंध में अभी जानकारी नहीं है। अगर सीडब्ल्यूसी की तरफ से कोई जानकारी दी जाएगी तो आगामी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कंबाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसमें सीडब्ल्यूसी और बचपन बचाओ आंदोलन, आरपीएफ, जीआरपी, एक कंबाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन था कर्मभूमि से। तो इन पे पूर्व इन्फॉर्मेशन के आधार पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसमें करीब 22 बच्चे ट्रेन से डिटेन किए गए हैं और इनमें से अभी इनकी चेकिंग की जा रही है आधार कार्ड और इनमें से मेरे ख्याल में 12 से 13 बच्चे नाबालिग हो सकते हैं, बाकी मैच्योर हैं और इनके साथ भी हैं। अभी इनसे पूछताछ चल रही है और इनका पूरा आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, तो इसके बाद फाइनल होएगा इसमें बच्चे कितने हैं, मैच्योर है 10 हैं या 12 हैं। तो जैसे हमारी हेल्पलाइन नंबर से कि जो हमारी कर्मभूमि ट्रेन है 2407 उसमें अराउंड 18 से 22 बच्चे हैं जो ट्रैफिकिंग कर बिहार के कटिहार से लाए जा रहे थे और इन बच्चों को फर्दर लुधियाना और आगे पंजाब में काम करवाने के लिए बच्चों को ले जाया जा रहा था। तो फिर हमने यहाँ पे आरपीएफ के एडीआरएम से संपर्क किया और जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमने बातचीत कर पूरा रेड को प्लान किया जिसमें हमें आरपीएफ का बहुत अच्छा सहयोग रहा और आज हमने अराउंड 17 बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू किया है। उनके साथ सस्पेक्टेड 8 लोग हैं जो ट्रैफिक। सर अभी हमारे पास सुबह ही 1098 से कॉल आई थी कि जलपाईगुड़ी में 2407 नंबर है, उसमें ट्रैफिकिंग के बच्चे हैं कुछ और आप उसको एक बार रेस्क्यू कीजिए। तो फिर हमने आरपीएफ में, जीआरपी में और यादविंदर जी हैं जो बचपन बचाओ आंदोलन से, उनसे बात की तो पूरी टीम बना के एएसटीयू टीम अंबाला जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट क्राइम ब्रांच, वो भी हमारे साथ में टीम में थी। तो हमने पूरी टीम बनाकर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जब ट्रेन रुकी तो हमने बच्चों को रेस्क्यू किया। उसमें 22 और 23 बच्चे करीब जो हैं वो निकले हैं अभी। तो अभी कार्रवाई जारी है, जैसे ही सभी का इंटरव्यू लेने वो पता लगेगा कि क्या आगे करना है। इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।